Hello learners, welcome to the channel Genius Grid. All I am going to cover the chapter Nutrition in Plants. Nutrition in Plants आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर है। हालांकि आपको करा चुके होंगे शायद अभी तक क्लास में और आपको शायद क्लियर भी होगा, बट अगर कोई डाउट्स हैं या क्या, मेरे ख्याल से यू विल गेट मोर क्लैरिफिकेशन थ्रू माई दिस वीडियो। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट बेसिकली क्या है कि प्लांट्स खाना कैसे लेते हैं, मतलब इसका ये मतलब है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के प्लांट्स फूड कैसे लेते हैं और उनका न्यूट्रिशन क्या है, बेसिकली ये चैप्टर इस सारी चीज़ों को कवर करता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है प्लांट्स के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी व्हाट इज़ फूड। फूड आपको जैसे पता ही है कि फूड एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल होती है एंड इट इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बेसिकली जो प्लांट्स या एनिमल्स और ह्यूमन का फूड होता है उसके लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए न्यूट्रिएंट्स की फूड में रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम लोग आपको आपके पेरेंट्स कहते होंगे हेल्दी खाओ हेल्दी खाओ। हेल्दी फूड क्या होता है, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हो, और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो बॉडी को सारी चीज़ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और वो बेसिक 5 न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसके साथ हम वाटर को भी एक एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड मानते हैं। तो ये वाली जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं ये ज़रूरी होते हैं बॉडी के लिए, ह्यूमंस के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी। अब प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स तो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ ए प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। बट एज यू नो, animals including humans cannot synthesize their own food, so they are directly or indirectly dependent on plants, और वो प्लांट्स खाते हैं और अपनी फूड की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, क्योंकि ह्यूमन और एनिमल्स अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, उनके अंदर कोई फोटोसिंथेसिस नाम की प्रोसेस नहीं होती है। सो क्योंकि प्लांट्स कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, मतलब दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स। What are autotrophs? Auto means self and trophs mean nutrition. So plants which can synthesize their own food are basically called as autotroph. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो आपकी बुक का पहला टॉपिक है, उसका क्या होता है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या मतलब हुआ, आप इसको क्या समझते हैं कि प्लांट्स हैं जो किस टाइप से खाना ले सकते हैं। प्लांट्स अलग अलग डिफरेंट वेज से खाना ले सकते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना, जैसे मैंने पहले बताया, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, गैसेस, मिनरल्स। ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं इनका खाना बनाने के लिए। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट्स अपना फूड खुद बना रहे हैं इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक। और जो इनका रॉ मटेरियल है, जैसे कि मैंने पहले आपको शायद बताया है कि जो इनका रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स। और इनकी ये कहाँ पे होता है, जैसे हमारा रॉ मटेरियल, हम घर में खाना बनाते हैं तो हमारा रॉ मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होता है, किचन में, जिसके अंदर स्पाइसेस, ऑयल, वाटर, वेजिटेबल्स होती हैं। वैसे ही इनका रॉ मटेरियल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनकी सराउंडिंग्स में। सराउंडिंग्स मतलब क्या हुआ, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में इनकी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है गैस फॉर्म में, तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बाकी जो इनका वाटर और मिनरल्स है ये इसको एब्जॉर्ब करते हैं अपनी रूट से ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ये जो फूड है इनका जो बनता है इसकी प्रोसेस के बाद, ये किस चीज़ के काम आता है, ये फूड, ये आपके क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, फूड क्या क्या हमें प्रोवाइड करता है। तो फूड हमारे को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जिससे ये बिल्ड करता है उनकी बॉडीज, और ये हेल्प करता है टू ग्रो, टू रिपेयर द डैमेज्ड पार्ट ऑफ देयर बॉडी। मतलब अगर आपका कोई पार्ट टूट गया है, उसमें कोई चोट लग गई है, उसके सेल्स ये बनाने में हेल्प करता है। और सबसे बेसिक चीज़ क्या है, प्रोवाइड करता है एनर्जी, जिसके कारण आप अपनी लाइफ की सारी प्रोसेसेस कैरी आउट कर सकते हैं। तो फूड के ये बेसिक कुछ ये हैं काम जो फूड। और नाउ वी विल कवर न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन?
न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। मीनिंग क्या हुआ इसका कि न्यूट्रिशन एक ये वे है जिससे एक ऑर्गेनिज्म फूड लेता है और इसको कैसे यूटिलाइज मतलब यूज करता है अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए, उसकी वेरियस प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए। तो बहुत बेसिक न्यूट्रिशन काफ़ी टाइप के हैं, बट जो आपकी बुक में कवर किए हैं इसमें है ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स। सबसे पहले ऑटोट्रॉफ, जैसे मैंने बताया, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ्स मीन न्यूट्रिशन। जो खुद की न्यूट्रिशन खुद बना रहा है, मतलब खुद न्यूट्रिशन ले रहा है, उसको किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ रहा, दैट इज ऑटोट्रॉफ। प्लांट्स आर एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉफ्स। और प्लांट्स ये ऑटोट्रॉफ कैसे बनते हैं और ये खुद की न्यूट्रिशन कैसे बनाते हैं, दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड बाय द ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट एक प्रोसेस करते हैं जिससे वो अपनी सिंथेसिस कर लेते हैं फूड की, और ये जनरली कहाँ पे होता है? इट टेक्स प्लेस इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स। जैसे कि आपका फूड कहाँ पे बनता है? किचन में। वैसे ही जो फूड फैक्ट्रीज ऑफ लीव्स या प्लांट्स हैं, दैट आर लीव्स। लीव्स जो हैं किचन का काम करती हैं प्लांट के लिए, और यहाँ पे ही इनका फूड बनता है। और अब क्योंकि किचन है, लीव्स और किचन में सारा रॉ मटेरियल पहुंच जाना चाहिए, तो सारा का सारा जो रॉ मटेरियल है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब कुछ हमारी किचन में मतलब लीव्स में पहुंच जाना चाहिए। तो लीव्स आर द फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। सो सारा रॉ मटेरियल यहाँ पर जब पहुंच गया तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी? इनसे खाना बनना, मतलब सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट कहाँ से? क्योंकि इस प्रोसेस का नाम ही जैसे है फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन, मतलब फोटो की लाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का कॉम्बिनेशन जो कि हमारा फूड बनाएगा। और इसको हेल्प कौन करते हैं? जैसे फूड बनाने को गैस हेल्प करती है, वैसे ही यहाँ पे वाटर, मिनरल्स और कई चीजें जैसे कि है क्या कहेंगे आपको, एक क्लोरोफिल और सनलाइट एक हेल्पिंग मीडियम है जिससे फूड की सिंथेसिस होती है। वाटर और मिनरल जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, दैट आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। मतलब किचन में जो वाटर और मिनरल्स हैं वो रूट्स ने एब्जॉर्ब कर लिए और अपने मेन किचन में मतलब लीव्स में पहुंचा रहे। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो एक और रॉ मटेरियल है फूड बनने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही तो हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? वो है एयर में प्रेजेंट। और ये कैसे एंटर करती है लीव्स में? इनके अंदर, लीव्स के अंदर एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर एंटर हो जाती है और वो उसके अंदर वाटर के साथ कंबाइन करती है, और ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाती है। और स्टोमेटा जैसे किचन का आपका कोई गेट हो या आपका घर का कोई गेट हो, उससे जैसे कोई अंदर एंटर करता है, उसी टाइप से स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा से ये कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है और आपकी लीव्स के अंदर इंसर्ट हो जाती है या इम्बाइब हो जाती है, जिसके अंदर वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करती है। स्टोमेटा को कई सेल्स गार्ड करते हैं, मतलब इसको प्रोटेक्ट करते हैं, और उनका जैसे कि गार्ड करना नाम है, तो दीज सेल्स आर कॉल्ड एज बेसिकली गार्ड सेल्स। स्टोमेटा को ये सेल्स गार्ड करते हैं और इनको प्रोटेक्ट करते हैं। ये प्रोसेस सारी की सारी विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा बहुत फॉर्म्स में मिलता है, ओपन फॉर्म में और क्लोज्ड फॉर्म में। अब जो ये मैंने आपको प्रोसेस बताई है, ये इसका एक केमिकल फार्मूला है। अगर आपको एग्जाम में पूछें व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो आप डायरेक्टली ये वाला प्रोसेस दिखा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग कंबाइंड विद वाटर एंड इट इज कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज विच इज ए कार्बोहाइड्रेट, एंड रॉ मटेरियल्स रिलीज्ड आर ऑक्सीजन एंड वाटर। ये तो एक केमिकल रिएक्शन दिखा रहे हैं, और आप इसके साथ साथ ये डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल।
इसके अंदर क्या आ रहा है, सनलाइट इज गिविंग एनर्जी टू प्लांट एंड प्लांट इज कंबाइनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेकिंग मतलब एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम इट्स रूट्स, and water and carbon dioxide are getting combined in the presence of chlorophyll, and raw material released are oxygen and water. तो ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकल रही है, वो भी स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल रही है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्लांट के अंदर आ रही है, लीव्स में जो स्टोमेटा के सेल्स थे उसके अंदर से ये एंटर हो रही है। ये जो सेकंड डायग्राम है एक स्टोमेटा का डायग्राम दिखा रहा है आपको, जिसमें स्टोमेटा ओपन है और क्लोज्ड भी है। जब स्टोमेटा इज ओपन देन गैसेस कैन बी एक्सचेंज थ्रू दिस स्टोमेटा पोर, but when stomata is closed no gases exchange can takes place। तो आपको अगर कार्बन ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस एग्जाम में पूछे तो बेसिक अगर आप ये कार्बन डाइऑक्साइड पर वाटर और जो ये ऊपर वाला फार्मूला लिखा हुआ है ये भी दिखाएंगे और ये डायग्राम भी बना देंगे, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ये भी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा। और स्टोमेटा के जैसे ये सेल्स हैं, ये गार्ड सेल्स हैं, इसके अंदर क्या दिखाया हुआ आपको, ये क्लोरोफिल दिखाई हुई है और ये बीन शेप के स्ट्रक्चर होते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर पूछे कि इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, इसका बीन शेप स्ट्रक्चर होता है। नाउ जैसे मैंने आपको बता दिया गैसेस आर एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा। अब वाटर एंड मिनरल्स कैसे पहुंच रहे हैं लीव्स में, मतलब किचन में, तो दे आर अप्रोचिंग द लीव्स थ्रू वेसल्स विच आर पाइप लाइक स्ट्रक्चर दैट रन्स थ्रू आउट द रूट स्टेम एंड ब्रांचेज एंड द लीव्स। इसका क्या मतलब हुआ, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर दो कनेक्टेड हैं रूट से लेके लीव्स तक। जैसे स्ट्रॉ के ऊपर, एक स्ट्रॉ के ऊपर दूसरी स्ट्रॉ रख दो और आप उसमें से कोल्ड ड्रिंक पियो, तो this is like the vessels like structure that is transporting water and minerals to the leaves। और ये कॉन्टिन्यूस पाथ बना देते हैं जिससे न्यूट्रिएंट्स लीव्स तक पहुंच जाता है, एंड दीज आर कॉल्ड एज वेसल्स। ये वेसल्स कहलाती हैं और ये ही एक मीडियम है जिससे न्यूट्रिएंट्स और वाटर लीव्स तक पहुंचता है। और इन वेसल्स का एक स्पेशलाइज्ड नाम है दैट इज जाइलम। जाइलम इज द टिश्यू दैट हेल्प इन वाटर कंडक्टिंग एंड इट हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर। और यही एक मीडियम है या यही एक टिश्यू है जो वाटर को लीव्स तक पहुंचाता है। और कहाँ से पहुंचाता है, फ्रॉम रूट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और दूसरा ये क्या काम करता है जाइलम, इट आल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स। तो ये अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांट्स में जो मेन सिस्टम है जो वाटर को कंडक्ट करता है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सिस्टम, दैट इज द वेसल्स और जाइलम सिस्टम। बेसिक नाम है इसका जाइलम। और एक और जो मेन चीज़ है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है दैट इज द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल इज द पिगमेंट, ये ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है दैट गिव्स द ग्रीन कलर टू द प्लांट्स। क्लोरोफिल की हेल्प से ही फोटोसिंथेसिस होता है और ये मेन पिगमेंट होता है जिसके एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं होता। In the absence of photosynthesis or chlorophyll, there would not be any construction of food। तो क्लोरोफिल के कारण ही ग्रीन कलर है। क्लोरोफिल ही मेन पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रही है। और फोटोसिंथेसिस सर्वाइवल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स directly or indirectly depends upon the food made by the plants। So photosynthesis के लिए क्या जरूरी है, लाइट। और लाइट कौन प्रोवाइड करता है हमें, सन। सो डायरेक्टली आपका सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर सन नहीं है तो कोई लाइट नहीं है, लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं है तो देयर विल बी नो फूड मेकिंग इन द प्लांट्स और प्लांट्स फिर बिल्कुल ही भूखे मर जाएंगे। तो इसीलिए सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी।
अब आपकी बुक में एक अलग टॉपिक है जो सेल को दिखाया हुआ है, ये एक एक्टिविटी बॉक्स टाइप में दिखाया हुआ है। उसमें क्या आपको मेंशन किया हुआ है, व्हाट इज सेल। अभी शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, थोड़ा सा मैं इस ढंग से समझाने की कोशिश करूंगी। जैसे आपने किसी कंस्ट्रक्शन किसी घर की होते हुए देखा होगा, तो उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, या बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है उसका, एक ईंट मतलब ब्रिक। एक ईंट रखते हैं, फिर वो सेकंड ब्रिक रखते हैं, इसी टाइप से एक उनकी लेयर तैयार हो जाती है, एक मतलब बेसिक यूनिट तैयार हो जाती है। अब ये एक के ऊपर एक लेयर्स आती रहती हैं, तो आपकी एक वॉल तैयार हो जाती है। फिर वॉल्स आपस में कंबाइन होके क्या बना देते हैं, एक रूम, और रूम इकट्ठा होके एक आपका होम बना देते हैं। इसी ढंग से सेल्स एक के ऊपर एक जब कंबाइन करते हैं तो वो क्या बना देते हैं, टिश्यूज, और टिश्यूज जुड़ के क्या बना देते हैं, आपका ऑर्गन्स। और बहुत सारे ऑर्गन्स जब कंबाइन हो जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम कहलाता है, और ऑर्गन सिस्टम ही ह्यूमन की बॉडी का रिक्वायरमेंट या बेसिक यूनिट हो जाता है। एक ढंग से ऑर्गन्स मिलके ही ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब सेल क्या है, कई सेल्स मल्टी सेलुलर बॉडी है, हम जो ह्यूमन में मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल्स कंबाइन करके ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स बॉडी या प्लांट्स की बॉडी बनाते हैं। बट कई ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल के भी बने होते हैं। तो ये सेल जो आपकी इसमें दिया हुआ है बुक में, इसको क्या दिखाया हुआ है, इसको एक चैम्बर टाइप दिखाया हुआ है, दैट इज क्लोज्ड बाय द सेल वॉल, और इसके अंदर एक स्लाइम लाइक स्ट्रक्चर होता है, चिपचिपा, जिसके अंदर आपकी कई ऑर्गेनिल्स फ्लोट कर रही होती हैं। इसके अंदर ये एक ऑर्गेनिल होती है आपकी क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं जिसको, और एक जो इसका बेसिक जो हेड स्ट्रक्चर होता है, जो प्रिंसिपल होता है सेल का, आप ये मान लीजिए दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही एक ऐसा चीज होती है जो सेल को कंट्रोल करके रखती है। तो ये आपका स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, और जो ये जेली लाइक स्ट्रक्चर दिखाया है उसका क्या नाम होता है, साइटोप्लाज्म। तो आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज साइटोप्लाज्म और ये सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो आप बेसिक बता सकते हैं। सेल वॉल इसकी दिखा सकते हैं, साइटोप्लाज्म दिखा सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट दिखा सकते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर क्लोरोफिल होती है, और फूड वैक्यूल्स दिखा सकते हैं जिसमें फूड सिक्योर होता है, और इसके अंदर आप जेली लाइक स्ट्रक्चर मतलब जैसे आप ये मान लीजिए एक कहेंगे रिवर है, रिवर में थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा वाटर है और उसके अंदर बहुत सारी बोट्स हैं। बोट्स आपकी ऑर्गेनल्स का काम करती हैं, मतलब अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं। कोई न्यूक्लियस होती है, कोई कोई क्लोरोप्लास्ट होती है, कोई फूड वैक्यूल होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक सेल के अंदर स्ट्रक्चर में आप Now as you know through synthesis of glucose और कार्बोहाइड्रेट हम बनता है इसके अंदर। तो अब इसके आपकी बुक में दिया हुआ है एक आयोडीन टेस्ट। व्हाट इज दिस आयोडीन टेस्ट? आयोडीन टेस्ट इज द टेस्ट टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द प्लांट। तो ये स्टार्च कैसे बना है, जो कार्बोहाइड्रेट है ये ही एक स्टार्च होता है, इसका नाम कार्बोहाइड्रेट होता है, और ग्लूकोज भी इसको कह देते हैं। तो इसकी प्रेजेंस में इसको हम कैसे चेक करेंगे कि हाँ जी फोटोसिंथेसिस हो रही है और आपका स्टार्च मतलब बन रहा है। तो ये एक टेस्ट होता है आयोडीन, उससे हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ में स्टार्च इज देयर एंड यू विल ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन, देन स्टार्च विल बी कन्वर्टेड इनटू अ ब्लू ब्लैक कलर सॉल्यूशन। अगर किसी चीज़ में स्टार्च की प्रेजेंस है, देन दैट सॉल्यूशन आफ्टर एडिशन ऑफ आयोडीन विल बी कन्वर्टेड इनटू ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन। तो ये एक स्टार्च का टेस्ट है। अब आपका क्या दिखाया हुआ है, क्लोरोफिल जो मैं आपको बताया हुआ था, इसके अंदर आपका ये एक पेज में ये कलर्ड से पत्ते दिखाए हुए हैं। तो ये क्या दिखाना चाह रहा है कि कई कलर्ड पत्ते हैं, जैसे रेड है, ब्राउन है, कुछ ब्राउनिश, ब्लू ब्लैक, येलो कलर का है। तो ये क्या कलर्स हैं, ये क्या क्लोरोफिल कंटेन कर रहे हैं या नहीं? क्योंकि आपने तो बताया है कि हाँ जी क्लोरोफिल गिव्स ओनली ग्रीन कलर टू द प्लांट्स। तो हाँ, इनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है, बट
थोड़ा कम क्वांटिटी में होता है। इनकी अदर पिगमेंट्स जो इनको रेड कलर या येलो कलर या ब्राउन कलर देती हैं वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में होती हैं कि वो क्लोरोफिल का जो क्वांटिटी होती है उसको एनहेंस कर जाती हैं या उसको मास्क कर देती हैं। तो ये जो पिगमेंट्स का कलर होता है इसलिए डोमिनेट करता है क्लोरोफिल के ऊपर, और इसके कारण इन पिगमेंट्स के कारण ये रेड या ब्राउन या येलो कलर की दिखती हैं और ये मास्क कर देती है क्लोरोफिल के कलर को। ये इसलिए ये लीव्स रेड या ब्राउनिश कलर के दिखते हैं। ये आपके एक बुक में एक टॉपिक मतलब छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है जो आपको शायद समझ ना आया हो। अब इसका मतलब डिफरेंट आप प्लांट्स देखेंगे तो वो रेड कलर के भी होते हैं, कोई ब्राउन कलर का है, कोई येलो कलर का है। तो उनका मेन कारण यही होता है कि उनके अंदर क्लोरोफिल का इफेक्ट मास्क हुआ होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज एल्गी। एल्गी क्या होता है? यू ऑफन सी सम स्लाइमी ग्रीन पैचेज इन पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज। व्हाट इज स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज? जो खड़ा हुआ पानी, लाइक पॉन्ड्स हैं, कोई गंदा पानी है जो मतलब जो कॉन्टिन्यूस फ्लो नहीं कर रहा, उसके अंदर आपको स्लाइमी ग्रीन पैचेस मतलब ग्रीन काई काई टाइप से चीज़ दिखती है। व्हाट इज दैट? दैट इज एल्गी। अब एल्गी वैसे दिखने में तो ग्रीन है बट ये है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्योंकि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ये करने की अपने अंदर काबिलियत रखते हैं। मीन्स दे आर ऑटोट्रॉफ। क्योंकि ये ग्रीन है, इनके अंदर ग्रीन कलर की क्लोरोफिल प्रेजेंट है और क्लोरोफिल होने के कारण दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये जो भी स्लाइमी ग्रीन पैचेस हैं दे कैन construct their own food with the help of sun and sunlight. That why these are called as autotrophs. Now topic is synthesis of plant food other than carbohydrates. इसका क्या मायने है कि जो फोटोसिंथेसिस है दैट इज सिंथेसाइजिंग कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स स्टार्च एंड ग्लूकोज। बट यहाँ पे और भी चीज़ें सिंथेसाइज होती हैं प्लांट के अंदर, प्रोटीन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स तो सिंथेसाइज हो गए वाया द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट फ्रॉम वेयर प्रोटीन्स कम फ्रॉम। अब प्रोटीन्स कहाँ से आते हैं? आप सोचेंगे कि हाँ प्रोटीन्स भी कार्बोहाइड्रेट की तरह सिंथेसाइज हो जाते हैं, बट जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये किस चीज़ के बने होते हैं? ये बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जैसे कि इसके नाम के स्पेलिंग से भी आप थोड़ा सा कर सकते हैं। इसमें C है, H है और O है, तो आप इस ढंग से इसको लर्न कर सकते हैं। बट जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स बने होते हैं, प्रोटीन्स के अंदर होता है नाइट्रोजन। अब जो कार्बोहाइड्रेट बने हैं उनके अंदर है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बट प्रोटीन्स के अंदर है नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन कहाँ से आता है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो सिंथेसाइज हो रहे हैं वो फोटोसिंथेसिस से हो रहे हैं। अब नाइट्रोजन तो फोटोसिंथेसिस से सिंथेसाइज नहीं हो रहा। अब प्रोटीन्स चाहिए प्लांट को अपने ग्रोथ के लिए और एक्टिविटीज़ के लिए। तो नाइट्रोजन कहाँ से आती है प्लांट्स के अंदर? तो नाइट्रोजन आती है एटमॉस्फेयर से, बट एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है दैट इज़ इन गैसियस फॉर्म, नाइट्रोजन गैस। बट प्लांट्स की एक ड्रॉबैक होती है कि प्लांट्स नाइट्रोजन को उस फॉर्म में जिसमें वो एटमॉस्फेरिक फॉर्म में प्रेजेंट है इन गैसियस फॉर्म उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो प्लांट्स इसको किसी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करके एब्जॉर्ब कर सकते हैं जिससे वो इजीली इसको कंज्यूम कर पाएँ, एंड दैट फॉर्म इज़ जनरली नाइट्रेट फॉर्म। तो प्लांट्स को इस फॉर्म को, नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करवाना पड़ता है। और वो चीज़ कैसे ये करवाते हैं, ये बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जिससे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऐसी वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है जिसको प्लांट्स इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और एक इसमें दो टाइप की चीज़ें होती हैं, एक एक्सटर्नल सोर्सेज और एक इंटरनल सोर्सेज।
एक्सटर्नल नाइट्रोजन कैसे मिलती है प्लांट्स को, वो जैसे आपने कई बार फार्मर्स को देखा होगा कि फील्ड्स के अंदर वो नाइट्रोजन का स्प्रे करते हैं या फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं दैट आर रिच इन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, जिसको कहते हैं NPK। ये इनके केमिकल फॉर्म्स हैं एक ढंग से नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस की। तो ये जो फार्मर्स हैं ये एक्सटर्नली अपने बैग में से थोड़े थोड़े पार्टिकल्स होते हैं, ये कई बार आपने ऐड करते हुए देखा होगा फील्ड में, उससे ऐड कर लेते हैं तो प्लांट्स को यहाँ से नाइट्रोजन मिल जाती है, या मैन्योर्स ऐड करते हैं उससे भी नाइट्रोजन मिल जाती है। और एक जो इंटरनल सोर्स है, जो आपको बाहर से कहीं से नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती, प्लांट्स अपने आप ही वो नाइट्रोजन बनवा लेते हैं। कैसे कि इनकी रूट्स में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो अपने नाइट्रोजन की गैस को फिक्स करके इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और उस यूजेबल फॉर्म नाइट्रेट को वो सॉइल में रिलीज़ कर देते हैं और सॉइल इसको एब्जॉर्ब कर लेता है वाया देयर रूट्स। तो नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी थी प्लांट्स में वो इस ढंग से कंप्लीट हो जाती है, या तो फर्टिलाइज़र से और या ये जो बैक्टीरिया ने सिंथेसाइज की है और प्लांट को सप्लाई किया इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। ये वाली चीज़ें हैं नाइट्रेट की कमी को पूरा कर देती हैं और प्रोटीन को बनाने में हेल्प कर देती हैं। अदर टॉपिक इज़ अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब आपका मैंने कौन सा कवर कराया है, एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर मैंने अब आपको और उसके बाद क्या बताया है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। अब जो अदर मोड्स मतलब और टाइप से प्लांट्स कैसे खाना ले लेते हैं, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर एक है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, यहाँ पे देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। जो कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल कंटेंट नहीं होता, सो क्लोरोफिल नहीं है, सो दे विल नॉट बी एबल टू डू फोटोसिंथेसिस, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेंगे। फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेंगे सो दे विल नॉट बी एबल टू मेक देयर ओन फूड। सो इसलिए उनको हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। जो हेट्रोट्रॉफिक का क्या मतलब होता है, हेट्रो मीन्स अदर्स और ट्रॉफिक जैसे मैंने पहले बताया था न्यूट्रिशन। वो प्लांट्स जो न्यूट्रिशन दूसरों से लेते हैं, दोज आर कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इनके ये जैसे ह्यूमन भी होता है और एनिमल भी होता है, वो भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो भी हेट्रोट्रॉफिक एक टाइप से मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं। ऐसे ही प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं। इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्लांट है उसको हम देखते हैं कस्क्यूटा। कस्क्यूटा इसका इंग्लिश नेम है और इसको हिंदी में अमरबेल कहते हैं। ये मोस्ट कॉमनली पार्क्स में या जो भी थोड़ा सा जंगल या थोड़ा सा ऐसे ग्रीन एरिया है आपको मिल जाएगा। तो ये एक येलो टाइप का वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर है और ये आपको ट्विनिंग अराउंड द स्टेम्स दिखेगा। ये मतलब जो स्टेम्स हैं या उसके ब्रांचेस हैं उसके अराउंड लिपट जाता है और अपनी जो रूट्स हैं वो उसके प्लांट के ऊपर, जिसके ऊपर ये स्क्वर्ल कर रहा है या ट्विन कर रहा है, उसके अंदर भेज देता है प्लांट के अंदर। और इसकी मेन कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, और इसके कारण ये अपना फूड नहीं बना पा रहा होता। और इसकी बहुत ज़्यादा चालाकी क्या होती है, ये अपना रेडीमेड फूड जैसे हम फास्ट फूड लेते हैं, ये उसी प्लांट से लेना चाहता है जिसके ऊपर ये बैठा हुआ होता है। ये उसके ऊपर पूरा क्वाइल कर जाता है और अपनी रूट्स उसके अंदर प्लांट के अंदर छोड़ देता है। और जो वो प्लांट बेचारा जिसके ऊपर ये बैठा होता है, जिसको हम होस्ट प्लांट कहते हैं, वो अपना फूड सिंथेसाइज कर रहा होता है और ये आराम से उस प्लांट से अपना फूड सक कर रहा होता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज पैरासाइट। जैसे पैरासाइट हमारे हेयर्स में हैं, टिक्स हैं, या हमारे पेट में होते हैं, अमीबा होते हैं, कई टाइप के वर्म्स होते हैं, वो बना बनाया खाना लेते हैं। सिमिलरली कस्क्यूटा अपना बना बनाया खाना होस्ट से लेता है। ये देखिए, ये जो स्लाइड है आपको कस्क्यूटा दिखा रहा है, ये एक वायरी थिन लाइक ब्रांच स्ट्रक्चर होता है और जो प्लांट्स के ऊपर होता है, ये क्लोरोफिल डेफिशिएंट होता है।
एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हेट्रोट्रॉफिक में ही कन्वर्ट होता है, ये है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। एज द नेम सजेस्ट, दीज प्लांट्स ईट द इंसेक्ट्स। Plants that feed on insects are called as insectivorous plants. These plants may have chlorophyll or they don't have chlorophyll. इनके अंदर क्लोरोफिल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, और इसीलिए they can be of green color or they can be of some another color. These plants जिनके अंदर ग्रीन कलर होता है, मतलब वो क्लोरोफिल होती है, they can do photosynthesis, but जनरली दीज आर डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। तो ये जहाँ पे भी प्लांट्स होते हैं, ये अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी पूरा करने के लिए दे फीड ऑन इंसेक्ट्स। ये इंसेक्ट्स को खाते हैं और अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं। कहने का मतलब है इन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है, बट ये इंसेक्ट्स क्यों खाते हैं? अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। अब ये चीज़ कैसे करते हैं? इनको ये चीज़ करने के लिए अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ता है, मतलब ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेते हैं। जैसे ये पिचर प्लांट है, पिचर प्लांट क्या करता है, इसकी लीफ को ये मॉडिफाई करता है इनटू अ शेप ऑफ पिचर। व्हाट इज़ पिचर? पिचर इज़ अ घड़ा जो आप लोग गर्मियों में जिससे पानी पीते हैं। तो ये एक घड़े के टाइप से अपने लीव्स को मॉडिफाई कर लेता है, और इसकी एपेक्स होती है, ये जो आपको फिगर दिख रही है, ये एक सुराही या घड़े के टाइप की है। एपेक्स मतलब टिप ऑफ द लीफ इज़ कन्वर्टेड इनटू लिड। अब क्या ये चालाकी चलता है प्लांट, ये बहुत ज़्यादा क्लेवर प्लांट होता है। इसके अंदर कभी भी कोई इंसेक्ट आके गलती से बैठ जाता है तो ये इसके पिक्चर के अंदर चला जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स डाइजेस्टिव जूसेस। इसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो प्लांट इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं और अपने अंदर अट्रैक्शन से वो बुला लेते हैं। अब वो बेचारा चला तो जाता है, बट इसका जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं और इसके अंदर बहुत सारे हेयर्स की ग्रोथ होती है पिक्चर के अंदर, जो उसको एंट्रैप कर लेते हैं और इंसेक्ट को बाहर नहीं निकलने देते। तो जो इंसेक्ट है वो उसके जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस के कारण और हेयर्स के कारण उसके अंदर से, पिक्चर के अंदर से बाहर ही नहीं निकल पाता और प्लांट उसको कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देता है। तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज पिक्चर प्लांट और इंसेक्टिवोरस प्लांट। और अनदर टर्म फॉर दिस इंसेक्टिवोरस प्लांट इज कार्निवोरस प्लांट्स, क्योंकि ये मतलब एक इंसेक्ट को खा रहे हैं, मतलब आप कहोगे फ्लैश को खा रहे हैं। दैट्स व्हाई दीज प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड एज कार्निवोरस प्लांट। तो पिक्चर प्लांट बहुत कॉमनली तो आपको नहीं मिलेंगे, बट हाँ कहीं जगह आपको फॉरेस्ट में या कहीं पे मिलते हैं, और इनको एक ढंग से रिकॉग्नाइज करना आपको थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इनका बेसिक पर्पस होता है इंसेक्ट्स को खाना और अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करना। ये चीज़ ये इंसेक्ट्स के थ्रू ही करते हैं। ये वाला आपको एक और जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है उसको कहते हैं विनस फ्लाई ट्रैप। ये क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर जस्ट लाइक क्लैप होता है। जब आप अपनी दोनों हाथों को जोड़ के क्लैप बनाते हो और उनको जोड़ के रखते हो, तो इसका स्ट्रक्चर विनस फ्लाई ट्रैप प्लांट का ऐसे ही होता है। ये भी क्या करता है, ये क्लैप लाइक स्ट्रक्चर के बीच में जैसे आप मच्छर पकड़ लेते हैं उसी ढंग से, या मारते हैं उसी टाइप से ये एक इंसेक्ट पकड़ लेता है, और इसके अंदर भी काफ़ी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। जैसे ही मच्छर या इंसेक्ट इसके अंदर एंट्रैप होता है तो इसके डाइजेस्टिव जूस उसको कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं और वो इंसेक्ट कभी भी वापस नहीं आ पाता। तो ये एक ट्रैप बिछाते हैं जो उनको लगता है इंसेक्ट्स को कि ये प्लांट है, बट ये कार्निवोर्स टाइप के प्लांट्स होते हैं और उसको मतलब मार देते हैं ये इंसेक्ट को। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सेप्रोट्रॉफ। आपने कई बार ये मशरूम के पैकेट वेजिटेबल मार्केट्स में देखे होंगे। तो ये क्या है, और ये फ्लफ़ी लाइक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है। कई बार आपने देखा होगा जैसे रेनी सीज़न होता है या मॉइस्ट सीज़न होगा तो आपको कई जगह ये रोटन वुड्स पे या फॉरेस्ट में या कई जगह ये उगा हुआ दिखता है।
वो क्या है, वो फंगस होती है और इसको हम मशरूम कहते हैं। ये एक मतलब प्रोटीनेशियस चीज़ होती है, तो ये अच्छी होती है हेल्थ के लिए, बट ये होती फंगस है। अब जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये फंगस लेती है दैट इज़ कॉल्ड एज सेप्रोट्रॉफ ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या न्यूट्रिशन होती है कि ये डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेती है। अब आपको ये फंगस की ग्रोथ दिखाने के लिए इसमें आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी है। उसने एक पीस ऑफ ब्रेड दिया हुआ है और उसको उसने हल्का सा मॉइस्चर कर लिया है और इसको कहीं 2-3 दिन के लिए आपने छोड़ दिया है ताकि उसके अंदर फंगस की ग्रोथ हो जाए। तो ये फंगस की इसके अंदर ग्रोथ हो जाती है, आपको ग्रीन ग्रीन दिखता है जो भी दिखता है, और ये चीज़ है फंगस। और फंगस की ग्रोथ के कारण ही आपको जो है ये ब्रेड पूरी ग्रीन दिखने लगती है। ये जो पिक्चर आपको दिख रही है ये फंगस की ग्रोथ ब्रेड पे दिखा रही है, बट जो सेकंड पिक्चर इसी में है तो ये मतलब प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो आपको माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिखते हैं, जो ये स्पोर और स्पोरेनिया होते हैं। अब व्हाट इज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? ये एक टाइप की ऑर्गेनिज्म विच रिलाई ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर फॉर देयर फूड आर कॉल्ड एज सेप्रोट्रॉफ्स। वो ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए डेड और डिकेइंग मैटर पे रहते हैं, दोज आर कॉल्ड एज सेप्रोट्रॉफ्स, और दीज टेक द सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इनका क्या कारण होता है? ये फंगस या जो ये मशरूम थे, दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये डेड और डिकेइंग मैटर पे, मतलब जिस पे ये ग्रो कर रहे हैं उस पे कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं और फिर उस चीज़ को कन्वर्ट कर देते हैं एक सॉल्यूशन के अंदर और उससे ही अपना फूड लेते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज सेप्रोट्रॉफ। और इनको क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इस ये सॉल्यूशन से, तो ये सेप्रोट्रॉफिक ही कहलाते हैं। और इनका क्या है फूड? डेड एंड डिकेइंग मैटर। डिकेइंग मैटर क्या होता है? जो गल सड़ रहा होता है, मतलब रोटन मटेरियल होता है, जैसे वुड हो गया, रोटन क्लोथ्स हो गए, पिकल्स हो गए, ये उनके ऊपर ग्रो कर जाते हैं जहाँ पे भी उनको ह्यूमिड कंडीशंस मिलती हैं। अब ये ग्रो कैसे करते हैं आप पूछेंगे कि हाँ जी ये कहाँ से फंगस आ जाती है? हम आपके मदर वगैरह कहते होंगे कि अचार खुला मत छोड़ो या ये चीज़ें गीली मत छोड़ो, फंगस विल ग्रो। क्योंकि जो फंगस का है मोस्ट लवेबल जो कंडीशंस हैं या फेवरेबल कंडीशंस हैं उनकी, वो है मॉइस्ट कंडीशन और थोड़ा सा वार्म मतलब एरिया। तो जहाँ पे भी इनको ये वाली चीज़ें मिलती हैं ये उसके ऊपर जाके बैठ जाते हैं और अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं और पूरे एरिया को अपनी फंगस से मतलब कवर कर लेते हैं अपने स्पोर्स से। ये स्पोर्स पूरे में फैल जाते हैं जब भी इनको वार्म और मॉइस्ट कंडीशन मिलती है। और स्पोर्स ये आगे आगे धीरे धीरे फैल के इनके स्पोर्स एक कोट से कवर होते हैं जो किसी भी टाइप की अनफेवरेबल कंडीशंस को सरवाइव कर जाते हैं। और जब भी इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, व्हाट फेवरेबल कंडीशन? मॉइस्ट कंडीशंस और थोड़ा सा हाई टेम्परेचर। ये उसके अंदर चीज़ के अंदर कोई भी डेड एंड डिकेइंग मैटर लाइक लॉग ऑफ वुड, सम क्लोथ्स उसके ऊपर बैठ जाते हैं और स्प्रेड करने लगते हैं। तो इस ढंग से फंगल की ग्रोथ हो जाती है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है आपके चैप्टर में? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये क्या होता है? ऑर्गेनिज्म दैट लिव टुगेदर and share their shelter and nutrients are said to be in symbiotic relationship। अब इसका क्या मतलब हुआ? वो ऑर्गेनिज्म जो एक साथ रहते हैं, दो ऑर्गेनिजम्स, और अपनी शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स एक दूसरे के लिए शेयर करें। जैसे आप फ्रेंड्स एक दूसरे से, कोई एक पास्ता लाता है तो उससे पास्ता खाते हो, दूसरा उसका सैंडविच शेयर करता है, तो ये वाला रिलेशनशिप होता है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। जैसे मैं एनिमल्स में आपको एक और एग्जांपल दे सकती हूँ। आपने काऊ या बफेलो के ऊपर कोई
बर्ड बैठा देखा होगा। तो वो बर्ड उस पर क्यों बैठा होता है, वो क्या कर रहा होता है, उसके टिक्स वगैरह कंज्यूम कर रहा होता है एज फूड। मतलब जो बफेलो या कैटल फैमिली के ऊपर टिक्स या वॉर्म्स होते हैं वो उनको एज फूड खा रहा होता है, और काओ या कैटल फैमिली को उस रिटर्न में क्या मिल रहा होता है, उसको अपनी सफाई मिल रही होती है, क्लीनिनेस। वो उससे गेट रीड ऑफ टिक्स और ये वॉर्म से उसको मतलब एक ढंग से फ्रीडम मिलती है, नहीं तो वो अपने टिक्स वगैरह तो खुद साफ नहीं कर पाती। तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हुआ, बर्ड को मिल गया फूड और कैटल को मिल गया क्लीनिनेस। इसी टाइप से प्लांट्स में भी ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है कि एक दो चीज़ आपस में एसोसिएशन में रहती हैं और आपस में म्यूचुअल बेनिफिट होता है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है ट्री और फंगस की एसोसिएशन। ट्री की रूट्स में कई फंगस रहती हैं जो अपने हाइफे मतलब उनकी रूट्स अपने ट्री की प्लांट में पेनिट्रेट कर देते हैं, मतलब इंसर्ट कर देते हैं, और फंगस उस ढंग से ट्री को या प्लांट को हेल्प करती है सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एक्सट्रैक्ट करने की और एब्जॉर्ब करने की। और इन रिटर्न फंगस को क्या मिलता है, फंगस को ट्री का शेल्टर मिलता है। और ट्री और प्लांट जैसे आपको पता है ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ट्री और प्लांट उसको क्या देते हैं, उसके एवज में उसको शेल्टर और फूड देते हैं। तो ये एक क्लोज एसोसिएशन है जिसमें दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि ये फंगस के लिए भी बेनिफिशियल है कि उसको शेल्टर और फूड मिल रहा है, और प्लांट के लिए भी बेनिफिशियल है कि उसको न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिल रहा है जो उसको फंगस एब्जॉर्ब करके दे रही है। ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अब आप इसको बहुत अच्छे से, अगर आपको कोई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पूछे तो आप फर्स्ट एग्जाम्पल दोगे ट्री और फंगस का, दैट फंगस इज लिविंग इन द रूट्स ऑफ ट्री एंड प्रोवाइडिंग इट्स विद न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। ये वाला जो आपका स्लाइड है ये आपका दिखा रहा है डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंगस एंड रूट्स एसोसिएशन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आप भी इसको ड्रॉ करोगे तो ये एक बेनिफिट हो जाता है, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि साइंस में यही होता है कि लिखने से ज़्यादा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको सिक्योर करवाता है मार्क्स। Another example of symbiosis is lichen. Lichen is association of chlorophyll containing algae and fungus. इस association में chlorophyll containing algae और fungus association में रहते हैं, तो इसमें क्या mutual benefit होता है, fungus वही shelter provide करती है, water provide करती है and minerals provide करती है algae को, और algae उसके return में उसको क्या provide करती है, क्योंकि ये photosynthesis कर सकती है तो इसको फूड प्रोवाइड करती है। तो ये एक क्लोज एसोसिएशन है और इसका बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब नाम है लिचन, जो आपके जनरली पेपर्स में पूछा जाता है। और फंगल कंपोनेंट इन लिचन को हम क्या कहते हैं, उसको माइकोबियांट कहते हैं, और एल्गी कंपोनेंट को हम कहते हैं फाइकोबियांट। तो एक ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन का बहुत ज़रूरी एग्जाम्पल है, दैट इज़ कॉल्ड एज लिचन। लिचन में किसकी एसोसिएशन हुई, एल्गी और फंगस की, और इसमें भी दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट मिल रहा है। फंगस एल्गी को बेनिफिट दे रही है और इन रिटर्न एल्गी फंगस को बेनिफिट दे रहा है। तो ये एक बहुत एसोसिएशन का अच्छा एग्जाम्पल है। और जो ये स्लाइड आई है आपकी लिचन, ये एसोसिएशन दिखा रही है एल्गी और फंगस की। ये ग्रीन ग्रीन है, ये मतलब आपकी एल्गी और फंगस की एसोसिएशन क्या है, लिचन, और इसका डायग्रामेटिक व्यू है फंगस प्लस एल्गी मीन्स लिचन। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ फंगस एंड एल्गी इज कॉल्ड एज लिचन। ये दोनों आपस में म्यूचुअल बेनिफिट दिखा रहे हैं। एक आपका बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो चैप्टर का, वो है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। मतलब न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल से प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेता है, तो सॉइल जो है डेफिशिएंट हो जाती है न्यूट्रिएंट्स में, तो उसके अंदर रिप्लेनिश्ड कैसे होते हैं, रिप्लेनिश्ड मतलब दोबारा से कैसे आते हैं। तो इसका क्या है, प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, और उससे ये फूड बनाते हैं और अपनी अलग अलग प्रोसेस करते हैं। अब सॉइल जो है उसने अपने न्यूट्रिएंट्स लूज़ कर दिए क्योंकि प्लांट्स ने वो एब्जॉर्ब कर लिए,
तो सॉइल नीड टू बी एनरिच्ड विद न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स? जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, जो उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। अब उसके क्या हैं, उसके क्या मतलब तरीके हैं? एक तो है फर्टिलाइजर्स और मैन्योर, जो उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई कर सकते हैं, किसको? सॉइल को, जो उसमें रेप्लेनिश्ड कर देते हैं सॉइल को, मतलब उसको फिर एनरिच कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स के अंदर। और ये न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब आपको थोड़े थोड़े टाइम के बाद ऐड करने पड़ते हैं सॉइल में, ताकि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स जाएं। आपने देखा ही है, मैंने पहले भी बताया, फार्मर्स ये काम करते रहते हैं, मतलब वो टाइम टू टाइम अपनी फील्ड में, मतलब सॉइल में फर्टिलाइजर्स ऐड करते रहते हैं, ताकि उनकी सॉइल एनरिच हो सके न्यूट्रिएंट्स के अंदर, जो कि उनके प्लांट्स के लिए या उनकी क्रॉप के लिए बढ़िया रहता है। नहीं तो सॉइल डेफिशिएंट हो जाती है न्यूट्रिएंट्स के अंदर। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये टॉपिक भी बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो सॉइल के लिए ज़रूरी होते हैं। 17 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अच्छे हैं। इनमें से 6 आर कॉल्ड एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड 11 आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं, दोज आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी बाय द सॉइल। सॉइल को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वाइल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, वो स्मॉल क्वांटिटी में भी रिक्वायर्ड होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के आपके एग्जांपल हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के आपके एग्जांपल हो जाते हैं जैसे जिंक, आयरन और सल्फर। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज राइजोबियम। यूजली क्रॉप प्लांट क्या करते हैं, नाइट्रोजन को सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो सॉइल सबसे ज़्यादा डेफिशिएंट हो जाती है नाइट्रोजन में। अब नाइट्रोजन तो एटमॉस्फेयर में प्लेंटी अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब 78% ऑफ एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन गैस, बट प्लांट्स इसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते इन द मैनर दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इनको प्लांट्स को नाइट्रोजन जैसे पहले बताया है, इसको एक फिक्स्ड फॉर्म में चाहिए या सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए। तो ये काम कौन प्रोवाइड करता है? एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स कर लेता है और इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है प्लांट के लिए, जिसके कारण प्लांट इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है नाइट्रोजन को और प्लांट नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से बच जाता है। ये काम कौन करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। और राइजोबियम बैक्टीरिया कौन होता है? ये एक बैक्टीरिया होता है जो प्लांट की रूट्स में रहता है, और रूट्स में रह के वो प्लांट को नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करके यूजेबल फॉर्म में इसको प्रोवाइड कर देता है प्लांट को। और ये मोस्टली कौन से प्लांट्स में रहता है? ये हर प्लांट में नहीं रहता राइजोबियम बैक्टीरिया, कि किसी भी प्लांट की रूट्स में ये रहने लगा और उसको नाइट्रेट प्रोवाइड करने लगा। ये कई स्पेसिफिक प्लांट्स में रहता है जो होते हैं लेग्यूमिनस फैमिली। लेग्यूमिनस फैमिली क्या होती है? जैसे पल्सिस, मूंग बीन्स, चिकपी या राजमा, जो ये लेग्यूमिनस फैमिलीज होती है, उसके रूट्स में ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है और उसको क्या प्रोवाइड करता है? नाइट्रोजन, ये लेग्यूमिनस फैमिली को। और इसका क्या फ़ायदा होगा? इसको मैंने कहा था ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, क्योंकि राइजोबियम बैक्टीरिया अपना फूड नहीं सिंथेसाइज कर सकता और ना ही इसके पास शेल्टर होता, तो प्लांट इसको क्या प्रोवाइड करता है? शेल्टर और फूड। और इन रिटर्न ये प्लांट को जो मोस्ट रिक्वायरिंग चीज़ होती है प्लांट के लिए, नाइट्रोजन, उसको प्रोवाइड करता है, और वो भी यूजेबल फॉर्म में। ये एसोसिएशन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस के लिए होती है प्लांट्स की, क्योंकि प्लांट्स को ये नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का यूज़ कम करवा रहा है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजेज ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये स्लाइड आपको राइजोबियम बैक्टीरिया दिखा रहा है इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो ये एक नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को फ्री में दे रहा है, और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का। तो आपको ये समझ आया होगा कि कैसे नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र एक्सटर्नली ऐड किए बिना भी प्लांट्स नाइट्रोजन ऑब्टेन
कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ए बैक्टीरिया, और ये केवल लेग्यूमिनस प्लांट्स में ही होता है और प्लांट्स में ये नहीं होता। अगर आपको, मेरे ख्याल से ये चैप्टर पूरा का पूरा कवर हो गया है यहाँ पे। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो आप मेरे कॉन्सेप्ट ये इसके डायलॉग बॉक्स में आराम से लिखिए, मैं आपको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल कंसेप्ट क्लियर इजीली। थैंक यू।